नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पेपर लीक मामले में प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मानने के बावजूद आज भी हंगामे की भेंट चढ़ी संसद। गृह मंत्री से माफी मांगने की मांग पर अड़ा विपक्ष। कल एंट्री पेपर लीक बिल पर लोकसभा में हो सकती है चर्चा। कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी तो फिर शुरू होगा आंदोलन। सीजेपी ने सरकार पर लगाया समझौता तोड़ने का आरोप। सीजेपी के धरना प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। कहा, धरना प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार। कोर्ट ने की इस मामले में प्रोटोकॉल बनाने की वकालत। अरविंद केजरीवाल ने E20 के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, पेपर लीक के बाद अब E20 पर आवाज उठाने की बारी। 1 अगस्त को नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 के लिए लोगों को किया आमंत्रित। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में समाजवादी पार्टी को दिया गठबंधन का न्योता। अखिलेश ने नहीं दिया सीधा जवाब। कहा, मौजूदा गठबंधन मजबूत, लोकसभा अभी दूर। कांग्रेस नेताओं की तरफ से गठबंधन का विरोध। क्रूड में नरमी से बाजार में जोश। निफ्टी सेंसेक्स शानदार बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। ऑटो, फार्मा, केमिकल इंडेक्स बढ़त पर बंद। महंगे हुए स्टील के बर्तन, प्रेशर कुकर और थर्मस जून में बढ़ी कीमतें। ग्लोबली स्टील की कीमतों में तेजी और कच्चे माल की बढ़ती लागत का असर। कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर डाला बोझ। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड। ऋषिकांत सिंह और राजा मुथपंडी ने जीता सिल्वर। भारत को अब तक 4 मेडल। लोकसभा में पदक विजेताओं को दी गई बधाई। पेपर लीक मामले में सख्त सजा के प्रावधानों के साथ आज लोकसभा में बिल को पेश कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे भी मान ली गई, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे की वजह से संसद आज भी नहीं चल पाई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस के एक्शन पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग कर रहा है। हालांकि इस संभावना जताई जा रही है कि कल से संसद सुचारू तरीके से चलेगा। जहाँ जानकारी के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, आज तो संसद नहीं चल पाई, अब कल पर उम्मीद टिकी है, तो एक्चुअली चल क्या रहा है? क्या कल भी बिल पर चर्चा हो पाएगी या यही हंगामा चलेगा? देखिए, दरअसल कल दोनों सदनों में मुझे लगता है कि अब सुचारू तरीके से कामकाज होगी, इसकी संभावना बढ़ गई है। हालांकि कोई आम सहमति नहीं बनी अभी तक, न तो कोई औपचारिक ऐलान हुआ अभी तक। विपक्षी दलों का कहना है कि सुबह कल बैठक करेंगे अपने घटक दलों के नेताओं के साथ और कल सुबह ही तय किया जाएगा। लेकिन ये अटकलें चलने के बहुत दिनों तक विपक्ष इस तरीके से हंगामा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो बिल है लोकसभा में आना है, जो परीक्षा में पेपर लीक वाले मामले को रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधानों वाला बिल है, उसका अगर बहुत ज्यादा विरोध करते विपक्ष, तो हो सकता है कि गलत मैसेज चला जाए आम लोगों के बीच में। तो आज तो गृह मंत्री अमित शाह के माफी मांगने की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा। बार बार सदनों की दोनों कार्रवाई स्थगित होती रही और देर शाम भी नहीं चल पाए, तो सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और अब संभावना जताई जा रही है कि शायद एक खास रणनीति के तहत विपक्ष कल सदन चलने देगा, लेकिन सदन पर जब बातचीत होगी, चर्चा की शुरुआत होगी, तो वहां पर राहुल गांधी बोलेंगे, विपक्ष के नेता जब बोलेंगे, तो उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर दिख सकते हैं। उस वक्त पुलिस के बीच की तरफ से की गई कार्रवाई की आलोचना कर सकते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार की कोशिश ये होगी कि कैसे वो जेनजी या फिर कहें युवाओं के साथ अपने आप को दिखाए। और इसके लिए जो 6 नेताओं की लिस्ट तैयार की गई है, उसमें ज्यादातर नेता युवा हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे। तो वहां पे सत्ता पक्ष एक तरह से कोशिश करेगी कि युवाओं के साथ हमें, विपक्ष एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे तो 6 घंटे का समय निर्धारित है इस पेपर लीक वाले बिल पर चर्चा कराने के लिए, लेकिन अगर और ज्यादा वक्त आ रहे हैं, विपक्ष ने मांग की, तो इस समय सीमाओं को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कल नैरेटिव बनाने का एक दिन रहेगा कि कैसे दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकती है और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिलती है तो वो फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। आज शाम को दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरभ दास के साथ एडवोकेट कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। उन्होंने सरकार से सभी लोगों को तुरंत रिहा करने की अपील की है। कुछ स्टेट्स में पुलिस बहुत ब्रूटल तरीके से क्रैकडाउन भी कर रही है एंड लीगल मुकदमे भी लगा रहे हैं छात्रों के खिलाफ। जो भी अभी छात्र ऐसे टारगेट हो रहे हैं देश भर में, प्लीज़ होल्ड ऑन, वी आर विद यू। हम लोग पूरा लॉयर्स के साथ टच में है, कोऑर्डिनेशन में है एंड एंड तक इस चीज़ को हम लोग पहुंचाएंगे। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है, उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। दिल्ली में धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि धरना प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट के इसने इस मामले में एक प्रोटोकॉल सेट करने की वकालत भी की है। अदालत में आज की कार्यवाही की डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। 20 तारीख को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था। इस मामले में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस भी चलाई थी। ये पुलिस की ज्यादतियों का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा धरना प्रदर्शन करना आम आदमी का संवैधानिक अधिकार है और अगर कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर जान कीमती है, चाहे वो आम आदमी को हो या पुलिस की हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस के कर्मी थे उनको प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिए जाने के ऊपर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है इस मामले में एक राष्ट्रीय गाइडलाइंस प्रोटोकॉल पालन करने की जरूरत है, एक गाइडलाइंस लाने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारी और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के दाखिल की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इन सभी याचिकाओं की सुनवाई करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इन सारी याचिकाओं की सुनवाई करेगा। और आवाज अड्डा में भी आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। इस्तीफा स्वीकार, हंगामा बरकरार। अगर आप घर के लिए स्टील के बर्तन, प्रेशर कुकर या थर्मस जैसे आइटम्स खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहिए। ग्लोबल स्टील की कीमतों में तेजी और कच्चे माल की बढ़ती लागत का असर आपके किचन के बजट को बिगाड़ सकता है। देखिए संवाददाता दीपाली नंदा की रिपोर्ट। स्टील के बर्तन, कुकर और थर्मस अब महंगे हो गए हैं। रिटेल की बात करें तो किचन में जो सामान इस्तेमाल होता है, खासतौर पर अगर हम बर्तन की बात करें, कढ़ाई हो, प्रेशर कुकर हो, थर्मस हो या फिर दूसरी क्रॉकरी सेट हो, 10 से 12% तक रिटेल में इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो जून के महीने में कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, खासतौर पर अगर मैं स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की महंगाई की बात करूं तो मई के 6.4% से बढ़कर ये जून में 7.1% तक आ गई है। वहीं प्रेशर कुकर और जो पैन होते हैं उनकी कीमतों की बात करें तो उनमें भी 4.7% का इजाफा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ जो इस तरह के थर्मस है या फिर कैसेरोल आप यहां पर देख रहे हैं वो भी महंगे हो गए हैं। अगर मैं एग्जैक्ट आपको परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो 2.7% से बढ़कर ये 3% पर बढ़ गए हैं। स्टील ही नहीं बल्कि जो दूसरे धातु के बर्तन हैं उनमें भी महंगाई का असर देखने को मिला है। अगर मैं नॉन स्टिक कुकवेयर की बात करूं या बर्तनों की बात करूं तो इसकी जो महंगाई है वो 3.8% पर आ गई है। वजह यही है जो कंपनियों की तरफ से बताया गया है कि लगातार ग्लोबली देखा जाए तो स्टील की कीमतों में इजाफा हुआ है। कच्चे माल की जो बढ़ी हुई लागत है अब उसका असर है कि कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर इसका इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया है। कस्टमर अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ये प्राइजेस। कस्टमर सोचता है कि भाई
15-16%, 20% प्राइसेस में बढ़ोतरी हो रही है, ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कस्टमर जी। मतलब अगर कोई कुकर 3000 का है तो जिस तरह से आपने बताया 8% कर तो वो 3500 के आसपास पहुंच जी जी, जो 3000 का कुकर है वो 3240 और अब 3540 जी, 8% करके कंपनी रेट बढ़ा रही है और आगे भी कुछ अच्छे आसार नहीं है। तो साफ तौर पर जो इस तरह के स्टेनलेस स्टील के बर्तन है उनकी कीमतों में असर देखने को मिल रहा है और जानकारों का मानना है कि अगले कुछ महीनों तक ये दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि इस साल के आखिर तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि स्टील की कीमतों में थोड़ी नरमी देखने को मिले। दीपाली नंदा, नोएडा। इधर गुजरात में भारी बारिश का असर अब औद्योगिक इलाकों पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साणंद जीआईडीसी में 4 दिन तक बिजली गुल रहने से छोटे उद्योगों का उत्पादन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। जीआईडीसी में जगह जगह पानी भरा है और कई छोटी इकाइयों को बिजली नहीं मिलने से करोड़ों रुपए का प्रोडक्शन लॉस हुआ है। बड़ी इंडस्ट्री ने कैप्टिव पावर से काम शुरू कर दिया है, जबकि छोटे उद्योगों में बिजली के अभाव में उत्पादन बंद है। कई यूनिट्स खुद पंप लगाकर पानी निकाल रहे हैं। हालात ये है और इन हालातों से नाराज साणंद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा निकालकर ज्ञापन सौंपा। साणंद के छोटे उद्योगों की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया केतन जोशी ने। साणंद में एक पंप बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री में मौजूद है। बारिश की वजह से, जलभराव की वजह से क्या प्रॉब्लम है, आइए उनके ओनर से जानते हैं। बताइए कि आपकी फैक्ट्री कितने दिन से बंद है और आपको क्या लॉस है? लास्ट 4-5 दिन से फैक्ट्री बंद है, बिल्कुल पावर है नहीं। और मैं गिनूं तो मेरा हर दिन का लॉस और मेरा जो ऑर्डर कैंसिल होने वाला है, जो हमारी साथ बड़ी मल्टीपल कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसका ऑर्डर हम 30 तारीख तक हम डिस्पैच नहीं करें तो हमारा ऑर्डर एक कैंसिल होता है, तो मिनिमम हमें 1 करोड़ का लॉस है। आइए हम साणंद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से बात करते हैं। अजीत भाई, ये बताइए कि ओवरऑल साणंद में क्या स्थिति है, कितना लॉस है, कितनी फैक्ट्री इफेक्टेड है और आप आगे भी क्या करेंगे? साणंद जेडीसी में जो अभी 4 दिन पहले बहुत बारिश हुई, उसके कारण जल भराव के कारण लगभग 50 इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई है। पिछले 5 दिन से पावर नहीं है, जो 50 इंडस्ट्रीज है उसमें 10 से ज्यादा फैक्ट्री में पानी भर गया था और यहाँ से पानी का निकाल का कोई व्यवस्था जो बनाई है वो भी सक्सेस नहीं है। 2 साल पहले भी यही परिस्थिति हुई थी और आज भी उससे भी बुरी परिस्थिति हो रही है। तो इंडस्ट्रीज के लिए हमारी मांग है कि भाई ये इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन लाइए। 5 दिन में यहाँ का लॉस अगर गिनने जाए तो 100 करोड़ के ऊपर लॉस है। मेरे पास 3-4 कंपनी का मेल भी आया है कि जिसमें वो लोग का 10 करोड़ से ज्यादा लॉस है। तो छोटी छोटी कंपनियों का लॉस तो मैं नहीं गिन रहा हूँ। हम लोग आज इसके लिए ही एक प्रोटेस्ट निकाल के जेडीसी की ऑफिस गए और हमने एक आवेदन पत्र दिया है कि भाई ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन लाइए। तो साणंद इतना शानदार एस्टेट है, यहाँ स्मार्ट इंडस्ट्री में इनकी गिनती होती है, फिर भी हर मानसून में ये प्रॉब्लम होती ही है। उम्मीद करें कि अब से जाकर आगे कोई भी समस्या न हो। केतन जोशी, साणंद। क्रिप्टो निवेश को लेकर इनकम टैक्स विभाग की नई गाइडलाइंस आई है। इसके बाद निवेशकों में हलचल बढ़ गई है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सख्ती सीधे निवेशकों पर नहीं हुई है बल्कि क्रिप्टो एक्सचेंजों पर की गई है। आखिर क्या है नए नियम, निवेशकों पर इसका कितना असर पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल वर्चुअल एसेट्स में निवेश को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कंप्लायंस के नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजों को बैंकों की तरह न सिर्फ हर ग्राहक की सख्त केवाईसी करनी होगी, बल्कि उन्हें सभी लेन देन का पूरा रिकॉर्ड हर साल फॉर्म 167 के जरिए डिपार्टमेंट को साझा करना होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज और सेक्टर एक्सपर्ट दोनों का कहना है कि ऑपरेशनल क्लैरिटी के लिए ये एक बेहद जरूरी कदम है। भारत में क्रिप्टो पर टैक्स और टीडीएस का सिस्टम पहले से था, लेकिन यह पहली बार है जब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अलग से एक रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, इससे कोई नया टैक्स नहीं लगा है, यह सिर्फ रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर है। जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें
उसी तरह से रिपोर्ट करना होगा जैसे अब हमारे बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं, यानी उन्हें KYC, AML, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कस्टमर डेटा, ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए गाइडलाइंस के तहत क्रिप्टो निवेशकों पर कोई नया टैक्स या एडिशनल कंप्लायंस बोझ नहीं डाला गया है, बल्कि कंप्लायंस को लेकर सख्ती सिर्फ एक्सचेंजों के ऊपर है। सरकार इस कदम के जरिए क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो के मूवमेंट पर नजर रख पाएगी, क्योंकि ये OECD के क्रिप्टो एसेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी CARF के मानकों के मुताबिक है। इससे सरकार दूसरे देशों के साथ क्रिप्टो निवेशकों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान कर सकेगी। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक नई गाइडलाइंस क्रिप्टो निवेशकों के हित में है। इस गाइडलाइंस के तहत किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कंप्लायंस हैं वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने जो KYC नॉर्म्स है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है ताकि वो अपने रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स वगैरह को अपडेट कर सकें, रिपोर्टिंग प्रॉपर कर सकें। CBDT के नए नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगे ताकि 2027 से डेटा एक्सचेंज शुरू हो सके। क्रिप्टो पर सख्ती की तैयारी इसी साल मार्च में शुरू हो गई थी, जब सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी और क्रिप्टो असेट्स को रिपोर्टिंग के दायरे में लाने का फैसला किया था। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने का उसका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। इस कदम का मकसद सिर्फ पारदर्शिता लाना और रिपोर्टिंग को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक देश में लागू करना है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आवाज समाचार में खबरें भी और भी हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और बेहतर ग्लोबल सेंटिमेंट ने बाजार में फिर से जोश भर दिया है। आज के बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी शानदार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। बाकी कैसा रहा बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन काफ़ी शानदार रहा बाजार के लिए। पिछले हफ्ते जो बड़ी गिरावट हमने देखी, इस हफ्ते की काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है और जो क्रूड में आज हमें कूल ऑफ देखने को मिला और रुपए में आज मजबूती थी, उसकी वजह से भारतीय बाजारों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो निफ्टी यहाँ पर करीब 1% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा सेंसेक्स भी 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। निफ्टी बैंक यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, करीब 400 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो आज इन्होंने भी बाजार का साथ दिया और आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर भी हमें देखने को मिली। सेक्टोरियल पिक्चर देखें तो आज काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। इंडिया विक्स यहाँ पर करीब 10% का कूल ऑफ हमें देखने को मिला और यहां से पूरे मार्केट में जो है वो हमें गेंस दिखाई दिए। बात करें हीरो ऑफ द डे यानी हीरो ऑफ द सेक्टर की, तो यहां पर IT 2.5% के गेंस यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा रियलिटी में भी आज अच्छा खासा कारोबार देखने को मिला और बाकी सारे ही इंडेक्स FMCG, मेटल, फार्मा, कैपिटल मार्केट, डिफेंस, PSU, फाइनेंशियल, सारे ही इंडेक्स में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। अगर निफ्टी 50 गेनर्स की अगर आज लिस्ट देखें तो यहाँ पर इटर्नल करीब 6% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा जो कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ वहां से इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इन्फोसिस, सारे ही IT काउंटर आज चल रहे थे तो इन्फोसिस यहाँ पर 4% के गेंस हमें देखने को मिले। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, ये भी निफ्टी 50 की बढ़ने वाली लिस्ट में शामिल था। लेकिन गिरने वाले लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर ONGC क्रूड में जो नरमी आई वहां से यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा HDFC बैंक, HDFC लाइफ और सिप्ला, ये सारे जो काउंटर्स थे इन्होंने जो है आज बाजार को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज IT सेक्टर ने काफी अच्छा सपोर्ट किया मार्केट को। इन्फोसिस, कोफोर्ज, LTM, L&T टेक सर्विस, सारे ही टॉप लीडर जो है वो यहाँ पर IT से हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन रियलिटी यहाँ पर भी मजबूती देखने को मिली। लोधा ब्रिगेड, प्रेस्टीज एस्टेट और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने आज रियलिटी स्पेस को लीड किया। तो बाजार का ओवरऑल मूड माहौल जो है वो आज काफी अच्छा देखने को मिला। और बाजार की नजर अब कल आने वाले नतीजों पर है और कल निफ्टी में L&T के नतीजे आएंगे। कैसे रह सकते हैं L&T के नतीजे, अनुमान बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी।
नतीजे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट एक हेडलाइन बड़ी ये भी बन सकती है कि पिछले 6 साल का सबसे कमज़ोर एग्जीक्यूशन है। उसके पीछे 2 कारण, एक तो वेस्ट एशिया का जो तनाव है इस क्वार्टर में आपको साफ नजर आएगा, उसकी वजह से एग्जीक्यूशन इम्पैक्टेड है, और दूसरी बात है कि डोमेस्टिकली ऑर्डर विन की खबरें तो हम लगातार देखते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो कंपनीज एक बड़ा चैलेंज फेस कर रही हैं वो ये है कि लेबर की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका एक इम्पैक्ट है यहाँ पर। नंबर्स आपको बताता हूँ कि रेवेन्यूज़ में आप देखें तो मात्र 1% की बढ़त है। हालांकि एल&टी के लिए टॉप लाइन इतनी मैटर नहीं करती जितना ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और ऑर्डर बैकलॉग होता है, तो करीब करीब 64,300 करोड़ के आसपास की आप रेवेन्यू एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एबिटा की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट है, ग्रोथ ही नहीं है। 6,318 करोड़ ये पिछले साल था, अब 6,200 करोड़ का अनुमान है, यानी 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 9.9% के जो एबिटा मार्जिन है वो घटकर 9.64% के देखने को मिलेंगे, और मुनाफे को आप सोच रहे होंगे कि 24% की बढ़त क्यों है, 3,617 करोड़ से 4,500 करोड़ का क्यों देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि इन्हें 900 करोड़ का तकरीबन आप देखें तो एक एक्सेप्शनल गेन हुआ है नाभा पावर का, तो वो इस बार के लिए रियलाइज हुआ है बुक्स में, इसी के चलते आप देख रहे हैं। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो एग्जीक्यूशन काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है। वेस्ट एशियन तनाव है, इनका कोर ईएनसी सेगमेंट है, यहाँ पर भी आप देखें तो जो ग्रोथ का मोमेंटम है काफ़ी फ्लैट है, लेकिन आगे फ्लोज कैसे हैं, एग्जीक्यूशन कैसा है, इसके ऊपर मैनेजमेंट क्या कहता है, ये मार्केट ज़्यादा फोकस करेगा। नंबर्स तो थोड़े से कमज़ोर आएंगे। और कल एचयूएल के भी नतीजे आने वाले हैं, तो कैसे रहेंगे एचयूएल के नतीजे, अनुमान बता रही हैं नूपुर। एचयूएल के नतीजे काफ़ी अच्छे रहेंगे। पिछले क्वार्टर में भी नतीजे काफ़ी अच्छे थे। 6% की वॉल्यूम ग्रोथ पिछले क्वार्टर में की थी, इस बार भी अनुमान है कि 6 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 10% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है, 16,950 करोड़ के आसपास। मुनाफा देखें तो 1% की ग्रोथ इसलिए क्योंकि बेस में आइसक्रीम बिजनेस का भी कारोबार है, तो आपको हो सकता है कि बेस के नंबर्स थोड़े बदलते हुए नजर आए। अब वो डीमर्ज हो चुका है और अलग से लिस्टिंग भी उसकी हो चुकी है, तो उसका एक इम्पैक्ट बेस क्वार्टर में आते हुए दिखेगा। लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 11% की ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं, 3,935 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आते हुए दिख सकता है। मार्जिन 23% के आसपास आते हुए नजर आ सकते हैं, और मुनाफे का आंकड़ा देखें तो 2,760 करोड़ के आसपास आपको ये आंकड़ा आते हुए नजर आ सकता है। वॉल्यूम ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर में जो थे पिछले साल के, उसमें लास्ट क्वार्टर काफ़ी बेस्ट था, 6% की ग्रोथ देखने को मिली थी। इस बार भी अनुमान यही है, 6 से 7% वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो होम केयर में 12% की ग्रोथ का अनुमान है, पर्सनल केयर में 6% की ग्रोथ का अनुमान लेके चल रहे हैं। ब्यूटी एंड वेलबींग में बात करें तो 13% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिख सकती है, और F&B में 8% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कंपनी ने काफ़ी कुछ प्राइस हाइक लिया है, तो उसका इम्पैक्ट भी इस क्वार्टर में नजर आएगा। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री डिमांड और आने वाले प्राइस हाइक पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो नज़र 6 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ पर। ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल मिला है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलवाया है। मीराबाई चानू ने विमेंस वेट लिफ्टिंग की 48 केजी वेट कैटेगरी में कुल 190 किलो वजन उठाया। मीराबाई का ये लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड है। भारत के नाम अब कुल 4 मेडल हो गए हैं, इनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ऋषिकांत सिंह ने मेंस 60 केजी और राजा मुथुपांडी ने मेंस 65 केजी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किए। झंडू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अब भारत मेडल टैली में 8वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 17 गोल्ड समेत 39 मेडल के साथ टॉप पर बना हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि हाँ इस बार में मैं मेडल दे तो पाऊँगी, पर मैं रिकॉर्ड भी कर पाएगी कि नहीं। बहुत सारी मेरे ऊपर प्रेशर भी थे इंडिया के पूरा फ्रेंड्स की वजह से, और मेरा पूरा इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेट लिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा 3rd गोल्ड है और मेरा 4th मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का। इससे और ज़्यादा खुशी क्या हो सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा। भारत के खिलाड़ियों ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्कॉटलैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सराहना की।
मुझे सदन को ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी रहिए खबरों पर अपडेट और इसके लिए जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।